जनता पार्टी की सरकार ने किया। 2014 तो गुजरात के कच्छ से आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को, और अमित शाह ये कहते हुए कि किस तरह से सीमा की सुरक्षा बीजेपी की हमेशा से प्राथमिकता रही है और अब सीमा पर बसे गांवों के लिए योजनाएं भी सरकार लगातार बना रही है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के अलीपुर से, जहां बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ है। एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने ममता सरकार और टीएमसी पर राजनीतिक हिंसा का इशारों में आरोप लगाया था, और देखिए इसके ठीक बाद बंगाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के काफिले पर हमला हुआ है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, और वैसे भी बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर लगातार ममता सरकार पर सवाल उठाती रही है। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से दिलीप घोष जिस गाड़ी में सवार थे, देखिए किस तरह से गाड़ी के जो शीशे हैं पूरी तरह से टूट चुके हैं, चकनाचूर हो गए हैं ये शीशे। और ये जो हमला है जो काफिले पर हुआ वो कितना भयानक रहा होगा उसकी ये तस्वीर जो है ये एक तरह से बानगी दे रही है। शीशे पूरी तरह से चकनाचूर, पत्थर का भी एक टुकड़ा हमने देखा। अब ये किसने किया, इसके पीछे कौन है, ये तमाम सवाल जो हैं ये बने हुए हैं। इस बीच में रुक करना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी हमारे साथ हैं। शेष जी, तस्वीरें अगर आप देख पा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस गाड़ी में दिलीप घोष सवार थे ये वही गाड़ी थी जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे थे। पूरी तरह से शीशे चकनाचूर हो गए हैं। मतलब ये जो एक सियासत बंगाल में चल रही है हिंसा की, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले 50 साल से पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा जो है उसका शुरुआत हुई थी जब नक्सलियों के आंदोलन के बाद नक्सलवाड़ी में जब चारू मजूमदार और कानू सन्याल और जांगल संथाल ने जब आंदोलन शुरू किया था, उसके बाद से ही 70 के दशक में यहाँ आंदोलन की शुरुआत हुई। और शुरू में सिद्धार्थ शंकर राय की सरकार थी जो कांग्रेसी थे, इंदिरा गांधी के खास शिष्य थे, और उनके दौर में उन्होंने छात्र परिषद थी, छात्रों का संगठन, उसमें ममता बनर्जी भी मेंबर थी। वे लोग मारते थे अपने राजनीतिक विरोधियों को, तब राजनीतिक विरोधी कम्युनिस्ट होते थे। 77 में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने वो काम शुरू किया, और उसी के विरोध में ममता जब कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल बनाया था, तभी भी वो कम्युनिस्टों के राजनीतिक हिंसा का विरोध लगातार करती रही। और 30-35 साल के संघर्ष, 30 साल के संघर्ष के बाद उन्होंने वहां पर कम्युनिस्ट सत्ता को बेदखल किया और फिर सत्ता पे काबिज हुई। उसके बाद फिर वही राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया और आज तक कायम है। वहाँ अजीब स्थिति है, जो एक सत्ताधारी पार्टी की हिंसा होती है और बाकी जो लोग होते हैं जो सत्ताधारी पार्टी में नहीं होते सब इकट्ठा हो जाते हैं। कभी कांग्रेस में होते थे, अब आजकल तो कम्युनिस्ट पार्टी बिखर गई, कांग्रेस बिखर गई, तो उनको सबको वहाँ अपनी सुरक्षा के लिए राजनीतिक कार्यकर्ता को किसी न किसी पार्टी की संरक्षण बनाना पड़ता। जी, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के और कांग्रेस के जो लोग थे, ज्यादातर जो तृणमूल में नहीं आए हैं वो उधर बीजेपी के साथ हैं, और उनको ये लोग आप बड़ी बात कह रहे हैं। मैं आगे आपके पास ये सवाल भी लेकर आऊंगी कि चाहे कोई बड़ा नेता हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या छोटा कार्यकर्ता, ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं है। लेकिन इसी खबर पर जहां अलीपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ है, इसी खबर पर संवाददाता आशिका हमारे साथ जुड़ गई है। आशिका, क्या जानकारी मिल रही है? दिलीप घोष के बारे में क्या खबर मिल रही है? देखिए, अलीपुर द्वार उत्तर बंगाल के दौरे पर हैं दिलीप घोष, और इसी क्रम में आज अलीपुर द्वार पहुंचे हैं। बहुत बड़ी मीटिंग जो है उसको संबोधित किया। इसी दौरान आरोप है टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर कि उन्होंने पत्थरबाजी की दिलीप घोष के कॉन्वॉय पर, जिसमें दिलीप घोष की गाड़ी का शीशा टूटा है। साथ ही वहां पर एक विधायक बीजेपी के, उनकी गाड़ी का शीशा भी टूटा है। हालांकि किसी के घायल होने की खबर तो नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक हिंसा के तौर पर ही इस घटना को भी देखा जाएगा कि दिलीप घोष के काफिले पर पत्थरबाजी होती है। नेहा जी आशिका, लेकिन ये भी बताइए, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उनमें वो जो गाड़ी है उसके शीशे बुरी तरह से चकनाचूर हैं, तो जाहिर सी बात है सवाल उठेगा कि कितनी बड़ी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पर थे, और ऐसा लग रहा है कि ये हमला काफी गंभीर था। बिल्कुल, ये घटना अभी से थोड़ी देर पहले ही हुई है। अभी ज़्यादा डिटेल इस पर नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कई टीएमसी के कार्यकर्ता एक जगह एकजुट होकर के पत्थरबाजी करने लगे अचानक जब कॉन्वॉय दिलीप घोष का वहाँ पहुँचा, और इसी हमले में ये गाड़ी जो है, गाड़ी का शीशा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। एक नहीं, 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो हमले का शिकार हुई हैं। हालांकि दिलीप घोष गाड़ी से उतर गए, बच गए, उन्हें चोट नहीं लगी, लेकिन
गाड़ी जो है उनकी बुरी तरह से टूट फूट गई है, ये देखा जा सकता है। नेहा, बिल्कुल बिल्कुल आशिका, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में पूरी तरह से चकनाचूर शीशे दिखाई दे रहे हैं, पत्थर के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। शेष जी, यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि कोई भी कार्यकर्ता, ग्राउंड लेवल का वर्कर, ये हिंसा वहीं तक सीमित नहीं है। अगर एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है तो कितनी गंभीर स्थिति है पश्चिम बंगाल में, ये साफ दिखाई देता है। ये बहुत गंभीर स्थिति है। जब राजनीतिक विरोधी की पार्टी के अध्यक्ष को आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो आप कर क्या रहे हैं? यानी आम कार्यकर्ता मारा जा रहा है, लेकिन एक जो आपका मुख्य राजनीतिक विरोधी है वहाँ, उसकी पार्टी के अध्यक्ष को अगर आप तो कल तो कहा जाएगा कि शह पे हो रहा है, कल ये भी कहा जाएगा। दिलीप घोष और तमाम लोग वहाँ डिमांड कर रहे हैं कि साहब चुनाव इनके राज में निष्पक्ष नहीं हो सकता, राष्ट्रपति शासन 2 महीने के लिए लागू कर दिया जाए चुनाव के पहले, नहीं दिए तो सबको मार डालेंगे। क्योंकि पुलिस भी, जब बंगाल में राजनीति, जो पुलिस और ये सरकारी कर्मचारी वो भी सब पॉलिटिसाइज्ड होते हैं, राजनीतिकरण हो चुका होता। तो इसलिए उस माहौल में अगर विपक्षी दल को आप नहीं सुरक्षा दे पा रहे हैं तो भैया आप कर क्या रहे हैं? बिल्कुल, तो और इसीलिए ममता सरकार पर कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे। जैसा शीशी आपने भी कहा कि इसी रक्त रंजित राजनीति से लड़कर वो सत्ता में आई थी, लेकिन उनके सत्ता में आने के बाद भी जो रक्त चरित्र है पश्चिम बंगाल की सियासत का, वो बदलने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले बिहार और उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद पीएम मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे भी जीत का मंत्र दिया और इशारों में बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में मौत का खेल नहीं चलता और इस खेल से मत हासिल नहीं किया जा सकता है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि बिहार के बाद अब बीजेपी की नजर बंगाल पर है। पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपना काम जारी रखना है और बंगाल की जनता वहां की सरकार को जवाब देगी। साथियों, जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। चुनाव आते हैं, जाते हैं, जय पराजय होता रहता है। कभी ये बैठेगा, कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है। ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। और इस बीच टीएमसी के सौगत रॉय ने बंगाल में राजनीतिक हिंसा के आरोपों को सिरे से नकार दिया। सौगत रॉय ने दावा किया कि बंगाल से ज्यादा राजनीतिक हिंसा उत्तर प्रदेश में हो रही है और उस पर बीजेपी को कदम उठाना चाहिए। दादा, प्रधानमंत्री ने हुंकार भरी है और ये कहा है कि राजनीतिक हिंसा को लेकर के जनता जवाब देगी। ये अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री तो पश्चिम बंगाल का नाम नहीं लिए हैं। अगर वो पश्चिम बंगाल का नाम लेते तो हमको जवाब है कि पश्चिम बंगाल में उतना राजनीतिक हिंसा नहीं है, हिंसा उतना ज़्यादा नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। तो हमारे तृणमूल कांग्रेस जो शासन चलाते हैं बंगाल में, ना हिंसा करते हैं, ना हिंसा में विश्वास करते हैं। कहीं हिंसा होता है
तो हम उसको निंदा करते हैं और हमारा प्रशासन उसमें कदम उठाते हैं। अब बिहार में जीत के बाद यहाँ पर नारे लगा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता कि बिहार तो बस झांकी है, पश्चिम बंगाल की बारी है। हाँ, उसको कहना है कि बिहार तो केवल झांकी है, पश्चिम बंगाल बाकी है। लेकिन मैं कहता हूँ उसको शर्मिंदा होना चाहिए बीजेपी को। दिल्ली में सरकार में रह के, बिहार में नीतीश कुमार का सरकार रहते हुए एक 31 साल का नौजवान तेजस्वी यादव के खिलाफ पूरा पैसा साधन हुकूमत को लेके वो कूदा और कांटे का टक्कर में जीता। कोई स्वीप नहीं हुआ बीजेपी जेडीयू का। तो इससे पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खुशी होने का बात क्या है? उनको विचार करना चाहिए क्यों तेजस्वी उनको इतना बड़ा झटका दिया। तो टीएमसी के सौगत रॉय को आप सुन रहे थे। आशिका हमारे साथ हैं, शेष जी हमारे साथ बने हुए हैं। आशिका, आपने सौगत रॉय से बात की, उन्होंने कहा कि राजनीतिक हिंसा जैसी कोई स्थिति पश्चिम बंगाल में नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि अलीपुर द्वार में किस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के काफिले को निशाना बनाया गया। तो ये जो कह रहे हैं सौगत रॉय, वो बात कहां से सही हो जाती है? जमीन पर उनके कार्यकर्ता तो कुछ और ही कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की बात जब भी होती है तब टीएमसी के नेता उत्तर प्रदेश की तरफ उंगली दिखाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति जो है उसको उस पर कोई जवाब नहीं देता है। राजनीतिक हिंसा की बात करें, लगातार बढ़ते जा रहे हैं आंकड़े। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं ये राजनीतिक हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको लेकर के पहले देखना ज़रूरी है टीएमसी के जो नेता हैं उनका, जबकि उंगली जो है वो बीजेपी के ऊपर उठाया जाता है, बीजेपी के जो राज्य हैं उनको दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं टाल मटोल जवाब नहीं देना इसको लेकर के भारी भी पड़ सकता है टीएमसी को। जी, और ये सब तब हुआ है शेष जी जब कल ही प्रधानमंत्री ने राजनीतिक हिंसा का जिक्र किया और कहा कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो जनता जवाब देगी। और आज टीएमसी के कार्यकर्ता किस तरह से एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को निशाना बना रहे हैं वो भी हमने देखा। पर मैं आपसे जानना चाहूंगी शेष जी, जैसे जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव नजदीक आएगा क्या ये हिंसा बढ़ती जाएगी? हाँ, वहाँ ये नियम है, ऐसा होता है, ऐसा होता रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा डर उनको पहले मार्क्सवादी कांग्रेसियों से होता था, फिर कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादियों से हुआ। और पिछले ये जो चुनाव हुआ है 2000, जब से अमित शाह का प्रादुर्भाव हुआ है, जब से अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, तब से वहाँ पे जो जिस लेवल पे पार्टी में चेंज आया है। अब आपको बताऊं मैं 2016 के इलेक्शन में इनको केवल 6% वोट मिले थे, लेकिन 2019 में 40% हो गए जी। तो अब इतना तेज जो जंप है उससे ममता का चिंतित होना स्वाभाविक है। ममता को मालूम है कि इन्हीं से लड़ाई होगी, और चूंकि वहां पे डरा के लोगों को राजनीतिक काम नहीं करने देते भाई। अपोजिशन वालों को राजनीतिक कर्म से रोकने का कल्चर है बंगाल में, ये आशिका बेहतर उसको जानती हूँ। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो आहूत है। तो उसके उस बैकग्राउंड में ये बातें हो रही हैं। और जाहिर है कि कहीं ना कहीं शेष जी चुनौती रहेगी, क्योंकि चुनाव के वक्त सब चाहते हैं कि माहौल ऐसा हो कि लोग घरों से बाहर निकले और वोट करें। और जिस तरह की अभी स्थिति दिखाई दे रही है वो वाकई में चिंताजनक है। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की हिंसा के खिलाफ आवाज उठाकर ममता सत्ता में आई, लेकिन टीएमसी की सरकार बनने के बाद से वहां राजनीतिक हत्याओं का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। इतिहास देखें तो 70-72 हजार लोगों की हत्या करके लेफ्ट पार्टी वहां पर कई साल शासन की, लेकिन उसी के खिलाफ लड़कर ममता बनर्जी जी ने अपनी सरकार बनाई। और जितना लेफ्ट का मवाली गुंडा ग्रुप था उस सब ने अभी टीएमसी को ज्वाइन कर लिया। और वही हरकतें टीएमसी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति या अन्य दलों के कार्यकर्ताओं के प्रति और आम जनता के प्रति की जा रही हैं। इस बीच बीजेपी ने पिछले हफ्ते ही अपने मिशन बंगाल का शंखनाद कर दिया था, जब गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे थे। बंगाल दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा उठाते हुए ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा और साफ कर दिया कि बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल सरकार के अत्याचार के आगे झुकने नहीं वाले। यही डर बीजेपी के वर्कर्स को नहीं लगेगा आने वाले दिनों में? इस हिंसा का डर, बूथ के लेवल पर मार पिटाई का डर। देखिए, हम ऐसे डरते होते तो छोटी पार्टी से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी न बनते।
हमारी पार्टी का इतिहास बलिदानों से भरा पड़ा है, संघर्षों से भरा पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इससे डरता नहीं है। हम जितने अत्याचार बढ़ेंगे, संघर्ष और बढ़ाएंगे, हमारा परिश्रम और बढ़ाएंगे और परिवर्तन बंगाल में सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनने जा रही है। दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी और बंगाल में वो जनता तय कर लेगी, आप चिंता मत करो। समय पे आपको भी मालूम पड़ जाएगा, देश को भी मालूम पड़ जाएगा। अगर जनता कोई चेहरा, आप लोग चेहरा देंगे या नहीं? हम चेहरे का नाम नहीं पूछ रहे, अभी तय नहीं हुआ है और वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारा इलेक्शन कमेटी ही तय करता है। उचित समय पर इसका फैसला जरूरी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। और हम आपको ये भी बता दें कि मिशन बंगाल में अमित शाह 200 सीटों का टारगेट लेकर चल रहे हैं। इस बीच न्यूज 18 से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी सरकार को सबक सिखाएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, बाई इलेक्शंस कई राज्यों में हुए, उसमें बीजेपी को काफी कामयाबी मिली है। पश्चिम बंगाल में आगे चुनाव है, वहां पर आपकी पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल खुद इसका जिक्र किया। क्या पश्चिम बंगाल पहली बार बीजेपी वो किला फतह कर पाएगी? देश में किसी ने नहीं सोचा था कि 370 धारा खत्म होगा, एक देश एक कानून होगा। देश ने किसी नहीं सोचा था राम मंदिर होगा, आज राम मंदिर भी हो रहा है। और जब बिहार का रिजल्ट और पूरे देश में बाईपोल, ये बाईपोल का रिजल्ट, गुजरात में कांग्रेस का थुपरा साफ, मध्य प्रदेश में थुपरा साफ, मणिपुर में हमें मिला, हमें तेलंगाना में मिला, कर्नाटक में मिला, उत्तर प्रदेश में मिला, और बिहार की जीत, बाईपोल की जीत और बिहार की जीत तो केवल झांकी है, अगली बारी बंगाल की। लेकिन बंगाल में तो ममता बनर्जी कह रही है कि जो यहाँ पर कुछ कर नहीं पाएंगे मोदी। देखिए, मोदी को करने की क्या जरूरत है? करेगी वो जनता जो बटन दबाएगी ईवीएम का कमल छाप पे। यहाँ कोई कुश्ती थोड़ी ही लड़ना है। वो जनता पूरे दुनिया में, छोड़ दीजिए भारत के अंदर, जो लोकतंत्र की दुहाई हम पूरी दुनिया में देते हैं, ममता बनर्जी के राज में क्या हो रहा है? अगर आप कोरिया की भूमिका देखें, किम जोंग जो अपने प्रतिद्वंदी की हत्या करा देते हैं, वही काम तो कर रही है ममता बनर्जी। पंचायत के चुनाव में लोगों की हत्या करा दी, जो बोले उसके खिलाफ उसकी हत्या करा दी। यानी राजनीतिक हत्या की सिलसिला और राज्य के अंदर तुष्टीकरण, एक खास वर्ग के लोगों को के प्रति सॉफ्ट होना, घुसपैठियों के प्रति सॉफ्ट होना। मैं तो कहूं वहां हिंदुओं का जीना दुर्लभ हो गया है और ये लोग सांस ले रहे हैं, बड़े मुश्किल से सांस ले रहे हैं। सामाजिक समरसता का सांस वहाँ बंद हो गया है, लोग आईसीयू में जी रहे हैं और ये चुनाव में इसका रिजल्ट आएगा। ममता बनर्जी देखते रह जाएंगी और वो मुमकिन हो जाएगा, क्यों मोदी है तो मुमकिन है। तो गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। अब से कुछ वक्त पहले कुछ दिनों पहले उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की थी और देखिए कुछ बड़े नेता भी जो बीजेपी के हैं वो बहुत साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं। शेष जी मेरे साथ मौजूद है। शेष जी, बीजेपी ये बात बहुत साफ तौर पर कह रही है कि बिहार तो झांकी है, अब बारी पश्चिम बंगाल की है और असली तस्वीर पश्चिम बंगाल में आनी है सामने। क्या हम ये मानकर चलें कि बिहार की जीत के बाद अब पूरी तरह से जो मुकाबला है पश्चिम बंगाल में वो ममता वर्सेस मोदी होगा और इसमें बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि चेहरा पीएम ही रहे, किसी भी तरह से बंगाल के भीतर से कोई चेहरा देने की कोशिश बीजेपी नहीं करेगी? नहीं, किसी को नहीं करेगी। अगर यहाँ चेहरा दे दिया होता हरियाणा में तो क्या हाल होता? चेहरा वेरा कुछ नहीं देंगे। वो महाराष्ट्र में चेहरा दे दिया होता तो देवेंद्र फडणवीस कभी ना मुख्यमंत्री होते, क्योंकि आपसे में कट मारते हैं वो लोग ना। बिहार में भी अगर इन्होंने किसी अपने नेता को, गिरिराज जो बेचारे टहल रहे हैं वहाँ, किसी को कोई इनकी हैसियत थोड़ी है वहाँ। ये इन लोगों को सब पर कृपा की हुई है। असली चेहरा मोदी, देखिए तेजस्वी यादव और नरेंद्र मोदी का क्या जोड़ है, लेकिन आखिर में हुआ ये कि नरेंद्र मोदी को ही सामने करना पड़ा क्योंकि कोई था ही नहीं। नीतीश कुमार बैकफुट पे थे, एंटी इनकम्बेंसी से लड़ रहे थे और बीजेपी में वहां एक भी ऐसा नेता नहीं था जो कि तेजस्वी के सामने खड़ा हो सके, तो नरेंद्र मोदी को ही सामने करना पड़ा। अच्छा, नरेंद्र मोदी चूंकि बहुत ही जूनियर लेवल से पहलवानी कर रहे हैं
मैंने राजनीतिक कार्य उन्होंने बहुत ही जूनियर लेवल से बहुत छोटे कार्यकर्ता के स्तर से किया है, तो उनको कहीं भी लड़ जाने में दिक्कत नहीं होती। कोई राहुल गांधी तो है नहीं कि वो किसी छोटे आदमी से नहीं मिलेंगे। इनका तो यह है कि अब ये अमित शाह, राहुल गांधी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, नेहा, और जरा पता कर लो तो पत्रकार मित्रों से जो रिपोर्टिंग में हैं और तमाम लोग, उनसे किसी से मिलते ही नहीं हो, खास लोगों से। अमित शाह के यहाँ 11 नंबर पे दफ्तर होता था, तो इनका एक इनफॉर्मल होता था, उसमें कोई भी। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं हम शेष जी। जिस तरीके से बीजेपी काम करती है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी काम करती है, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क दिख ही रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो बिहार में बीजेपी इतनी मजबूती से नहीं उभरती और कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता। आशिका भी हमारे साथ है। आशिका, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक छोटा सा करेक्शन हम कर दें। ये जो गिरिराज सिंह का इंटरव्यू आप देख रहे थे, वो आज ही इंटरव्यू लिया गया है और उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार की जीत के बाद अब हर बीजेपी नेता की नजर पश्चिम बंगाल पर लगी हुई है। इस बीच एक और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। वहीं अब सीएम ममता खुद अपने घर में भी घिरती नजर आ रही हैं। खबर है कि एक दिन पहले ममता सरकार के 4 बड़े मंत्रियों ने कैबिनेट की बैठक से ही किनारा कर लिया। इनमें परिवहन मंत्री शुवेंदु अधिकारी भी शामिल हैं। यही नहीं, खबर तो ये भी है कि परिवहन मंत्री शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में एक सभा भी की और सभा के मंच पर सीएम ममता बनर्जी का एक भी पोस्टर नहीं दिखाई दिया। सभा में बोलते हुए परिवहन मंत्री शुवेंदु अधिकारी ने इशारों में सीएम ममता पर नंदीग्राम को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप ठीक है सर? जी, मैं बराबर ठीक हूँ। अपने कोई कार्यकर्ता को ऐसा कुछ खास चोट भी नहीं आया है, लेकिन काफी गाड़ियों की नुकसान हुई है। दिलीप जी, हुआ क्या था? अलीपुर द्वार में एक बड़ी सभा के लिए आप गए थे, एक इम्पोर्टेंट मैटर था, लेकिन अचानक इस तरह से काफिले पर हमला कैसे हो गया? अलीपुर द्वार जिला जो सीमावर्ती जिला है, उधर आसाम है, इधर भूटान है, तो भूटान बॉर्डर पे जयगांव बोल के कस्बा है जहाँ व्यवसायी केंद्र है, उधर फुनसुलिंग है भूटान के, वहां पर हमारी सभा की आज। तो हम लोगों ने वहाँ अलीपुर से आ रहे थे, तो रास्ता में एक आध जगह देखा, कहीं काला झंडा, कहीं शाउटिंग हुआ, जगह में ईटा पत्थर हुआ। फिर जैसा जयगांव घुसने लगे हमारे काफिला पर लगातार और अटैक होने लगा। पुलिस के साथ साथ खड़ा होकर गुंडे सब ईटा पत्थर मार रहे थे, डंडा फेंक रहे थे। तो मेरे गाड़ी में भी 1-2 लगा और गाड़ी में पीछे में 1-2 गाड़ी को पूरी तरह से तोड़ा गया, ग्लास टूट गया है। तो एक काफी भयंकर बाइक में भी लोग थे, उनको भी ईटा पत्थर लगा है। तो ये बंगाल में आम बात हो गया है। और जब से टीएमसी को लगा कि वो जीत नहीं पाएगी, तो पूरा हिंसा पर उतारू आई है। अभी लॉकडाउन के समय हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई है। दुर्गा पूजा चलते समय 6-7 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। कल भी एक पूर्वी मेदिनीपुर में एक कार्यकर्ता की हत्या हुआ है। ये लगातार हत्या और हिंसा चल रहा है। ये सरकार जब तक रहेगा, इस परिस्थिति को बदलना मुश्किल है। जी दिलीप जी, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं और जब काफिले पर हमला हुआ उस काफिले का आप हिस्सा थे, इसीलिए दर्शक भी जानना चाहेंगे सर, ये कितने बजे की घटना है? और क्योंकि टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आपकी तरफ से आरोप लग रहा है, कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे? नहीं, वहां तो जगह जगह कुछ लोग वहां के खड़े थे और पुलिस भी उनके साथ ही खड़ी थी। हमारे कार्यकर्ता बाइक और गाड़ी में हम लोग जा रहे थे रैली करके और प्रोग्राम के तरफ। तो इस समय होता है, मेरे साथ तो ऐसा कई बार 8-10 बार मेरा गाड़ी तोड़ा गया है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ होता है। 120 के करीब कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है पिछले 4-5 साल में। तो ये लगातार हिंसा हो रही है और हिंसा के बीच में से हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको मालूम होगा 18 MP बंगाल से लोगों ने जीता करके भेजा है, जो कि हिंसा को पसंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो भ्रष्टाचार उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो उसका परिवर्तन 21 में होने वाला है। जी दिलीप जी, ममता बनर्जी को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि चाहे ममता बनर्जी हो, उनकी सरकार का कोई भी मंत्री हो या उनकी पार्टी का कोई भी नेता, अभी थोड़ी देर पहले सौगत रॉय को हम सुन रहे थे, सबका यही कहना है कि बंगाल में टीएमसी की तरफ से कोई राजनीतिक हिंसा नहीं होती। बात देखिए, आज तो हमको हमारी छोड़ दीजिए, उनके पार्टी के नेता सुरक्षित नहीं है। उनके चेयरमैन का हत्या हुआ है, कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपैलिटी का, उनके MLA का हत्या हुआ है। और आज आपस में इतना घमासान मचा हुआ है कि कोई किसी को विश्वास भी नहीं करता है। MLA MP जिस प्रकार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उस पार्टी में रहना जीना मुश्किल हो गया है, उनको मुक्ति चाहिए, और वो भाजपा की तरफ रुख कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कई सिटिंग MP हमारे पार्टी जुड़ चुके हैं, MLA जुड़ चुके हैं,
और भी लोग आने वाले हैं, क्योंकि ये जो हिंसा और भ्रष्टाचार की वातावरण बंगाल में बनी हुई है, बंगाल के लोग उससे बहुत दुखी है, लोगों को मुक्ति चाहिए। शुक्रिया दिलीप घोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिलीप घोष पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, और वो ये कहते हुए कि जिस काफिले में वो सवार थे गाड़ियों को तोड़ा गया, और सीधा आरोप उनका कि ममता सरकार में इस तरह की हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम दिन में 4 से 5 बार हाथ धोते हैं, लेकिन महामारी के दौरान लोग 10 से 12 बार भी हाथ धो रहे हैं। यह हमारी पानी की कमी को बढ़ाता है। मिशन पानी के हिस्से के रूप में हम आपके लिए ऐसे नवाचारों की जानकारी लाते हैं जो पानी बचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। आज IIT चेन्नई द्वारा इंक्यूबेट किया गया एक इनोवेशन है जो हैंड वॉश करते समय 90% नल का पानी बचाता है। हम औसतन दिन भर में 4 से 5 बार हाथ धोते थे, लेकिन महामारी के दौरान इस आंकड़े में इजाफा हुआ। हम जब भी हाथ धोते हैं काफी ज्यादा पानी बर्बाद होता है, क्योंकि सिर्फ एक तह तक पानी का इस्तेमाल होता है, बाकी पानी नीचे गिरकर बर्बाद होता है। हमने एटोमाइजेशन की तकनीक से ये प्रोडक्ट तैयार किया है, जिससे पानी की हर एक बूंद लाखों और करोड़ों में तब्दील हो जाती है। इस प्रक्रिया के चलते लगभग 95% पानी की खपत हो जाती है। एक मामूली नल से आपको 1 मिनट में 10 से 15 लीटर पानी मिलेगा, जबकि हमारे प्रोडक्ट से आपको हर मिनट सिर्फ 500 मिलीलीटर पानी मिलेगा। यही फर्क है नॉर्मल फ्लो और हमारे प्रोडक्ट में। इस एटोमाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खास तौर पर इंडस्ट्रियल एरिया में कूलिंग और सेटलिंग के लिए किया जाता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल घरेलू कामकाज में भी हो, जिससे पानी की बचत हो और एक नया बदलाव आ सके। हमारे ये वाटर सेवर किसी भी नल में लगाया जा सकता है। मेरा लक्ष्य है कि भारत के हर एक कोने तक हम पहुंचे। हम चाहते हैं हमारा ये प्रोडक्ट सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में इस्तेमाल हो, कम्युनिटी शौचालय में इस्तेमाल हो। आपको बता दें कि ऐसा करने से पानी काफी मात्रा में बचाया जा सकता है। एक कंपनी ने 30 लाख देकर हमारा प्रोडक्ट खरीद लिया और अपने सारे दफ्तरों में प्रोडक्ट इंस्टॉल कर दिया। ऐसा करने से सालाना उन्होंने 45 करोड़ की बचत की। उन्होंने सिर्फ पैसा ही नहीं बचाया, बल्कि एनर्जी जैसे बिजली भी बचाई। और आगे बढ़ने से पहले